स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग पढ़े ग्रंथियाँ और उससे स्रावित हार्मोन्स। अब देखेंगे कि हमारे शरीर में कुछ अंगक भी ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स को स्रावित करते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में पाया जाने वाला अग्नाशय जो पाचन तंत्र में पाया जाता है, यह हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित करता है। इसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। अग्नाशय की लंबाई जो होती है लगभग 20 सेंटीमीटर होती है और ये एक ऐसा अंग है जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित करता है। इसलिए हम लोग अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं जो अंतःस्रावी प्रकृति की होती हैं और यह अंतःस्रावी प्रकृति होने की वजह से इनसे 99% जो होता है पाचक एंजाइम स्रावित होता है। जो आपका नाशक होता है उससे 99% पाचक एंजाइम स्रावित होता है। इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। अब देखेंगे कि जो अग्नाशय होता है इसमें जो इसकी लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, ये मुख्यतः 4 तरह के हार्मोन्स को स्रावित करती है। इसमें पहला है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन और तीसरा है सोमैटोस्टेनिन और चौथा है जो आपके जनन होते हैं उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स। अब देखेंगे कि जो अग्नाशय में पहला है इंसुलिन हार्मोन्स, यह अमीनो अम्ल प्रकृति का होता है, यानी अमीनो अम्ल से बना होता है और यह जो होता है हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो शर्करा होते हैं उस शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। यानी शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वह ग्लूकोज की पारगम्यता को बढ़ाती है और जिससे ग्लूकोज जो होता है रुधिर और उत्तक द्रव्य से होते हुए शरीर की अन्य कोशिकाओं तक जाता रहता है और इसके वजह से जो हमारे शरीर की उपचय और श्वसन क्रिया होती है वह बढ़ती है। यानी जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा संतुलित रहेगी तो हमारे शरीर का जो उपचय क्रिया है और श्वसन क्रिया है वो दोनों संतुलित होता है या बढ़ता रहता है। अब देखेंगे कि जो इंसुलिन होता है यह शर्करा से ग्लूकोज के निर्माण में सहायक होता है। तो यानी अगर इसकी कमी होती है हमारे शरीर में तो शर्करा का जो परिवर्तन होता है वह ग्लाइकोजन में नहीं हो पाता। कभी भी इंसुलिन की कमी जब होती है तो शर्करा ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है और शर्करा का ग्लाइकोजन में परिवर्तन न होने के कारण हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है और ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने के कारण मधुमेह रोग या डायबिटीज होता है। ये तो हो गया इंसुलिन। फिर देख लेंगे एक बार शॉर्ट में कि यह अमीनो अम्ल प्रकृति का होता है और इंसुलिन जो होता है वह शर्करा से ग्लूकोज को यथा ग्लाइकोजन में बदलता है। अब देखेंगे कि शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वह ग्लूकोज की पारगम्यता को बढ़ाने का काम करती है, जिससे ग्लूकोज जो होता है रुधिर और उत्तक द्रव्य से होते हुए हमारे शरीर की अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जिससे हमारे शरीर की उपचय और श्वसन क्रिया बनी रहती है। और अगर इंसुलिन की कमी होती है हमारे शरीर में तो कौन सा रोग होता है? मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि शर्करा जो होता है वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता और हमारे शरीर में शर्करा और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह रोग होता है। अब देखते हैं ग्लूकागॉन। यह एक ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन युक्त होता है। ग्लूकागॉन जो होता है यह प्रोटीन युक्त होता है और यह क्या करता है कि हमारे यकृत से जो वसा होती है, यकृत में जो वसा होती है और अमीनो अम्ल का विखंडन करने का काम करता है। यकृत में पाए जाने वाले वसा और अमीनो अम्ल का विखंडन करने का काम करता है। उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी कि यकृत के अंदर वसा और अमीनो अम्ल का क्या करता है? ग्लूकोजेनेसिस कराने का काम करता है। अब देखेंगे कि जो ग्लूकागॉन होता है वह हमारे शरीर में उपस्थित जो इंसुलिन के द्वारा बदला गया ग्लाइकोजन होता है उसको और अन्य कार्बनिक पदार्थों को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। कौन? ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन और कार्बनिक पदार्थों को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट तीसरा
हमारा हार्मोन्स है सोमैटोस्टेनिन। सोमैटोस्टेनिन ये पचे हुए भोजन को, हमारे शरीर में पचे हुए भोजन को क्या करता है, अवशोषण और स्वांगीकरण करने में सहायक होता है। पचित भोजन जितना होता है वो हमारी आंतों के द्वारा या छोटी आंत के द्वारा अवशोषित और स्वांगीकृत होता है, तो उसमें ये सोमैटोस्टेनिन सहायक होता है। अब चौथा देखेंगे, जंतु से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों में उत्पन्न होने वाले हार्मोन जो होते हैं वह अग्नाशय की लैंगर है दीपगांव के द्वारा ही स्रावित होते हैं। इसमें आपका एक होता है मादा हार्मोन्स और दूसरा होता है नर हार्मोन्स। मादा हार्मोन से मादा के लक्षण दिखाई देते हैं मनुष्यों में और नर हार्मोन से नर के लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब एक अवधि के बाद से ये स्रावित होते हैं जो मादा में मादा के लक्षणों का विकास करते हैं और नर में नर के लक्षणों का विकास करते हैं। जैसे मादा हार्मोन्स में आते हैं एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सिन है, जबकि नर हार्मोन्स में जो होता है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। अभी तक हम लोगों ने जंतुओं में देखा नियंत्रण एवं समन्वय, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जंतु अपने अंदर नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिकाएं और पेशियां, जंतुओं में तंत्रिकाएं और पेशियां दोनों पाई जाती हैं, जिससे उनका नियंत्रण एवं समन्वय होता है। लेकिन पौधों में तंत्रिकाएं और पेशियां दोनों अनुपस्थित होती हैं, यानी पौधों में संवेदनशीलता के लिए, जैसे मानते हैं एग्जाम्पल के रूप में छुई मुई का पौधा, इसको हम लोग जो ही छूते हैं तो छुई मुई का पौधा क्या होता है, मुरझा जाता है, इसकी पत्तियां नीचे की तरफ झुक जाती हैं, जिससे क्या होता है, यह देखा जा सकता है कि पौधे जो होते हैं वे भी संवेदनशील होते हैं। लेकिन कैसे, जब कोई पौधा मुरझाता है तो भी गति करता है, वृद्धि करता है तो भी गति करता है, लेकिन यह दोनों वृद्धि अलग तरह की होती है। हम लोगों ने इस पौधे को टच किया तो ये पौधा मुरझा गया, लेकिन इसमें वृद्धिहीन गति हुई है, मतलब इसमें किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं हुई, बस पौधे ने गति किया लेकिन वृद्धि नहीं हुई। जबकि अगर एक छोटा सा बीज, अंकुरित बीज अगर हम लोग मिट्टी में लगाते हैं या बीज जब अंकुरित होता है तो वो गति करता है। कैसी गति, वृद्धि के कारण गति, यानी उसमें जब वृद्धि होती है नीचे की तरफ रूट निकलेगा, ऊपर की तरफ स्टेम निकलता है या तने वाला हिस्सा निकलता है। तो अगर किसी तरह से इसकी गति को हम लोग रोक दें, स्टॉप कर दें, तब यह कोई गति नहीं करेगा। लेकिन अगर बीज जो होता है अंकुरित बीज, इसको हम लोग मिट्टी में लगाते हैं तब ये क्या होता है, गति करता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, यानी दोनों साइड में इसमें गति हो रही है। तो ये गति और ये गति दोनों में अंतर है। इसको हमने बस टच किया तो पत्तियां मुरझा गई, लेकिन इसमें वृद्धि कुछ नहीं हुआ पर गति हुआ इनके पत्तियों में। लेकिन पौधे में सीड में गति हुआ, इनकी लंबाई में वृद्धि होती है और धीरे धीरे एक बीज जो होता है एक पौधे का रूप लेते चला जाता है। इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि पौधों में दो तरह की गति होती है, वृद्धि से मुक्त गति और दूसरा होता है वृद्धि के कारण गति। वृद्धि से मुक्त गति क्या है कि उसमें किसी पौधे को अगर हम लोग टच करें तो पौधा क्या होता है, मुरझा जाता है। मुरझाने के बाद से इसकी कोशिकाएं दर्शाती हैं, जैसे कोशिकाएं क्या करती हैं, जल को अवशोषित करके फूल जाती हैं, लेकिन जल को बाहर करके भी वो क्या होती है, सिकुड़ती हैं। ये सारे कंडीशन इसमें होते हैं, लेकिन पौधे में वृद्धि नहीं होती। लेकिन वृद्धि के कारण गति में क्या होता है, इसमें ढेर सारे कंडीशन पाए जाते हैं। जैसे क्या है कि प्रकाशानुवर्तन, पौधों की प्रकाश के प्रति गति, गुरुत्वानुवर्तन, पौधों की गुरुत्व के प्रति गति, जलानुवर्तन, पौधों की जल के प्रति गति, रसायनानुवर्तन, पौधों की जल के प्रति रसायनों के प्रति गति या रसायनों के प्रति उद्दीपन अनुक्रिया। नेक्स्ट है सबसे लास्ट स्पर्शानुवर्तन। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे प्रकाशानुवर्तन, हम लोग सभी जानते हैं कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए। तो पौधे कभी भी उनको प्रकाश की जरूरत है, तो प्रकाश लेने के लिए ये प्रकाश की ओर ही बढ़ेंगे। तो प्रकाश की ओर या बाह्य प्रकाश के उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया होती है
वेटिंग स्टैंड से। अब क्या होगा, धीरे धीरे देखेंगे कि 2 से 3 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि जो गमले का पौधे का हरा वाला हिस्सा है या ऊपर प्ररोह या तने वाला हिस्सा है, वह क्या है, जिधर से लाइट आ रही है या जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर की तरफ झुक गया है। अब क्या करेंगे, इस हिस्से को फिर क्या करेंगे हम लोग, लाइट से दूर रख देंगे और जड़ वाला हिस्सा फिर प्रकाश की ओर रख देंगे। और उसके बाद से फिर 2 से 3 दिन बाद देखेंगे कि फिर वापस ये तना वाला हिस्सा सूर्य के प्रकाश की तरफ क्या है, मुड़ा हुआ है। यानी पौधे प्रकाशानुवर्तन करते हैं, यानी कि प्रकाश के प्रति उद्दीपन की अनुक्रिया करते हैं और प्रकाश की ओर गति करते हैं। अब देखेंगे गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिज्म। पौधों में जड़ जो होता है, हम लोग जानते हैं कि हमेशा सॉइल के नीचे, मिट्टी में नीचे की तरफ जाता है और तना जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो गुरुत्वानुवर्तन होता है वह तने में ऋणात्मक होता है और इसमें जड़ में धनात्मक होता है। जैसे इसमें हम लोग एक चीज भूल रहे हैं कि प्रकाशानुवर्तन में तना जो होता है वह धनात्मक प्रकाशानुवर्तन करता है, जबकि जड़ जो होता है वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन करता है, क्योंकि प्रकाश से दूर होता है रूप, ठीक ना। और जड़ जो होता है जड़ जो होता है यह मिट्टी में होता है प्रकाश से दूर, लेकिन तना जो होता है वह प्रकाश की ओर होता है। तो जड़ें जो होती हैं वह ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन करती हैं और जो तना होता है वह धनात्मक प्रकाशानुवर्तन करता है। अब देखेंगे कि जो गुरुत्वानुवर्तन होता है इसमें तना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन करता है और जड़ जो होता है वह धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन करता है। यानी गुरुत्वीय गति के प्रति पौधे का वह भाग जो गुरुत्वीय गति के प्रति गति करता है उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन, ठीक ना। जैसे हम लोग इसके उदाहरण के लिए गमला लेंगे और गमले को क्या करेंगे, गमले को ऐसे लेटा करके रख देंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद हम लोग देखेंगे कि नीचे से थोड़ा सा यहाँ से होल करेंगे ताकि रूट बाहर मिट्टी में आ सके। गमले में जड़ बढ़ने के बाद से जब बाहर की तरफ आता है तो यह ऊपर की तरफ ना जा करके मिट्टी का जो हिस्सा होता है यानी मिट्टी में अंदर की तरफ जाता है, जबकि जो तना होता है वह ऊपर की तरफ खिसकता है। जड़ किधर, नीचे की तरफ और तना ऊपर की तरफ, यानी जड़ सीधा मिट्टी में आ रहा है, यह हो जाएगा धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, और मिट्टी से दूर जा रहा है तना, यह हो जाएगा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। अब देखेंगे जलानुवर्तन। जलानुवर्तन क्या है कि पादप या पादप के किसी भी अंगों के द्वारा, पादप के किसी अंगों के द्वारा जल के प्रति जो अनुक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं जलानुवर्तन। जैसे पौधे का जड़ वाला हिस्सा जल लेने के लिए किधर जाता है, मिट्टी में नीचे की तरफ, जल की तरफ गति करता है। आगे देखेंगे रसायनानुवर्तन। रसायनों के प्रति पौधों की जो अनुक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं रसायनानुवर्तन या कीमोट्रोपिज्म। यह क्रिया होती है पराग नलिका का अंडाशय के बीजांड की ओर गति। पराग नलिका का अंडाशय के बीजांड की ओर गति, ये जो होता है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है या रसायनों के उत्पन्न होने के द्वारा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रसायनानुवर्तन। यानी जो पराग नलिका होता है वह सीधा कहावर्ती हो जाता है, अंडाशय तक, अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है वहां तक जाता है। तो यह क्रिया रसायनानुवर्तन के द्वारा होता है। लास्ट देखेंगे स्पर्शानुवर्तन। स्पर्शानुवर्तन में हम लोग देखेंगे कि जैसे मटर का पौधा होता है उसमें टेंड्रिल्स पाए जाते हैं।
मटर के पौधे में प्रतान पाया जाता है। ये मटर का अगर पौधा ऐसे है, इसमें ये मटर की पत्तियां होती हैं और इसमें पतली पतली धागे की तरह संरचना पाई जाती है, जो क्या करता है, पौधे को सहारा प्रदान करने का काम करता है। ये क्या करता है, किसी भी अन्य वस्तुओं से लिपट करके उनको स्पर्श करके यहाँ पे इसको पौधे को सहारा या मजबूती देने का काम करता है। यानी कि ये जो होती है प्रतान, ये पतले पतले धागे की तरह संरचना में बदला होता है और पौधे को सहारा देने का काम करता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं स्पर्शानुवर्तन या थिग्मोट्रोपेसी। इसके पहले हम लोग पढ़े थे पादप समन्वय। अब देखेंगे कि पादप हार्मोन्स क्या होता है। हम लोग इसके पहले पढ़े हैं कि जंतुओं में हार्मोन्स के लिए ग्रंथियां और अंगक पाए जाते हैं, जबकि पादप में कोई भी किसी तरह की ग्रंथि और अंगक या फिर तंत्रिकाएं नहीं उपस्थित होती हैं। इसके किसी भी समन्वय के लिए या हार्मोन्स के लिए इसमें कोई विशेष अंग नहीं होता जो हार्मोन्स को स्रावित करता है। यानी पादप हार्मोन्स वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधे के किसी भी एक भाग में बहुत सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होते हैं, उत्पन्न होते हैं तथा पौधों के अन्य भागों में स्थानांतरित होकर उनकी विभिन्न कार्य क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं या उसका नियंत्रण करते हैं। पादप हार्मोन्स मुख्यतः दो तरह के होते हैं। पहला होता है वृद्धि सहायक हार्मोन्स, यानी ऐसे हार्मोन्स जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरा होता है वृद्धि रोधक हार्मोन्स, यानी ऐसे हार्मोन्स जो पौधों की वृद्धि को कंट्रोल करते हैं या नियंत्रित करने का काम करते हैं। अब देखते हैं कि वृद्धि सहायक हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो वृद्धि सहायक हार्मोन्स में होता है ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ये तीन हार्मोन्स आपके हो गए वृद्धि सहायक हार्मोन्स में। इन तीनों को हमको पढ़ना है। अब हम देखेंगे वृद्धि रोधक हार्मोन्स। इसमें आता है एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। टोटल हमको 5 हार्मोन्स पढ़ने हैं अभी पौधे में, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ये आपका आएगा वृद्धि सहायक हार्मोन्स में और वृद्धि रोधक हार्मोन्स में आएगा एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। अभी हम लोग देखेंगे ऑक्सिन। ऑक्सिन यह एक ऐसा हार्मोन है जो पौधे के शीर्ष भाग पर उत्पन्न होता है। पौधे की जो अग्र शिराएं होती हैं या अग्र हिस्सा होता है, अगला हिस्सा होता है ऊपरी भाग, वहाँ पे यह उत्पन्न होता है और यह कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे के जिस भाग में प्रकाश पड़ता है, ऑक्सिन उधर से स्थानांतरित होकर पौधे के छाए वाले भाग में चला जाता है, जहाँ पर उसकी सांद्रता अधिक होती है और कोशिकाओं को उत्प्रेरित करता है वृद्धि के लिए। इसमें देखते हैं कि जो ऑक्सिन होता है उसके प्रभाव और उपयोगिताएं क्या क्या हैं। तो ऑक्सिन का जो प्रभाव होता है, यानी यह कोशिकाओं में दीर्घन उत्पन्न करता है, जिसके कारण फल और तने का आयतन बढ़ता है, यानी पौधे में वृद्धि होती है। जैसे एक फल स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, उसकी साइज धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यानी यह ऑक्सिन जो होता है कोशिकाओं को वृद्धि के लिए या ग्रोथ के लिए उत्प्रेरित करता है, जिससे तने और फल का विकास होता है। अब देखते हैं किसी भी पौधे का अगर हमको कलम लगाना है तो उस कलम को ऑक्सिन में डुबोकर अगर हम लोग लगाते हैं मिट्टी के सॉइल के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि जो भी जड़ें होती हैं, पौधे के अंदर जो जड़ें निकलती हैं वो तेजी से निकलती हैं, यानी पौधे का ग्रोथ जो होता है वो तेजी से होता है। यानी पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ये शीघ्रता उत्पन्न करता है ताकि उसमें जड़ें जल्दी से निकल आए। नेक्स्ट है कि जो अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। ऑक्सिन जो आपका होता है वह अनिषेक फलन को प्रेरित करके बीज रहित फलों के निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद है कि जो चौड़ी पत्ती वाले आपके फसलों में खरपतवार पाए जाते हैं, फसलों में जो आपके अवांछित घास होती हैं या अवांछित खरपतवार होते हैं,
तो उन चौड़ी पत्ती वाले उनको नष्ट करने में 2,4-D का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जिबरेलिन। इसके पहले हम लोग देखें ऑक्सीन, अब देखेंगे जिबरेलिन। यह भी क्या है, जैसे कि ऑक्सीन पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, वैसे जिबरेलिन भी पौधे के ऊपरी भाग पर, जो ऊपरी शीर्ष भाग होता है वहां उपस्थित होता है और जो पौधे की कोशिकाएं होती हैं उनका निर्धारण करके उनकी वृद्धि में सहायक होता है या कोशिकाओं की वृद्धि में सहायता करता है। अब देखेंगे कि जो जिबरेलिन होता है उसकी उपयोगिता और प्रभाव क्या क्या है। तो उपयोगिता है कि जो पर्व संधियां होती हैं, यानी जो पर्व कोशिकाएं होती हैं पौधों के बगल में तने पर, तो पर्व कोशिकाओं का दीर्घन करके तने की लंबाई में वृद्धि करता है, यानी जो छोटे छोटे स्टार्टिंग ब्रांचिंग होती है उसी कोशिकाओं में वृद्धि करके और उसका दीर्घन करके तने की लंबाई में सहायक होता है जिबरेलिन। दूसरा क्या है कि आलू के कंद को, यानी आलू का जो कंद होता है उसको, उस प्रसुप्तावस्था में होता है, तो उसको अगर हम लोग जिबरेलिन में डुबो करके या जिबरेलिन दे करके उसको रख दें और उसके बाद फिर देखते हैं कि आलू की जो प्रसुप्तावस्था होती है वह टूट जाती है और आलू का जो कंद होता है, तो आलू के कंद पे जो अंकुरण होता है वह तेजी से होने लगता है जिबरेलिन की वजह से। यानी अगर ये अंकुरण नहीं हो रहा है या कम धीरे हो रहा है तो उसको अगर हम लोग जिबरेलिन देंगे तो जिबरेलिन देने पर अंकुरण जो होगा वो आलू के कंद का बहुत तेजी से होने लगता है। अब देखेंगे कि जो अंगूर होता है, यानी जिबरेलिन के प्रभाव से अंगूर जैसे जो फल होते हैं उनकी साइज भी बड़ी होती है और ये फल बीज रहित होते हैं, यानी उनमें बीज नहीं पाया जाता। अब देखेंगे साइटोकाइनिन, तीसरा हमारा वृद्धि हार्मोन है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन यह एक ऐसा हार्मोन है जो पौधों की कोशिकाओं के विभाजन में सहायता करता है, यानी उनकी कोशिकाओं की जो विभाजन क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम करता है, कोशिकाओं की विभाजन क्षमता को प्रेरित करने का काम करता है। और ये साइटोकाइनिन जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, जो पार्श्व कलिकाएं होती हैं, यानी शीर्षस्थ कलिकाओं के अलावा जो पार्श्व कलिकाएं होती हैं उनकी भी वृद्धि में सहायता करता है साइटोकाइनिन। ठीक ना, जब तक साइटोकाइनिन उपस्थित नहीं है तब तक पौधे की जो शीर्ष कलिकाएं हैं या फिर पार्श्व कलिकाएं हैं उनका विभाजन असंभव होता है। यानी ऑक्सीन और साइटोकाइनिन जो होते हैं वो शीर्षस्थ और पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि में सहायक होते हैं। अब देखते हैं, इतना तो हम लोग पढ़े ऑक्सीन, जिबरेलिन और साइटोसिन, तीनों हो गया आपका वृद्धि हार्मोन। दो हम लोगों को पढ़ना था वृद्धि रोधक हार्मोन, तो वृद्धि रोधक हार्मोन में पढ़ेंगे एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड, दूसरा है एथिलीन। एब्सिसिक अम्ल को देखेंगे तो एब्सिसिक अम्ल ये ऐसा हार्मोन्स है जो पौधों की कोशिकाओं का जो विभाजन होता है और कोशिकाओं का जो दीर्घन होता है दोनों को रोकने का काम करता है, पौधे में जीर्णावस्था लाने का काम करता है। यानी जब पौधों से पत्तियां अलग होती हैं, ब्रांचेज अलग होते हैं, यानी जो विलगन प्रभाव होता है पौधे में उसमें क्या करता है, पौधों में जीर्णावस्था लाने का काम करता है, यानी विलगन प्रोसेस। अब देखते हैं कि जो एब्सिसिक एसिड होता है इसका संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ पत्तियों में होता है, तनों में होता है, फलों में होता है और बीजों में होता है। लेकिन पत्ती, तना, फल और बीज इन तीनों में संश्लेषण होने के बावजूद सबसे ज्यादा यानी अधिकतर संश्लेषण एब्सिसिक अम्ल का होता है क्लोरोप्लास्ट में। पौधों में पाया जा रहा जो क्लोरोप्लास्ट होता है तो क्लोरोप्लास्ट में एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण अधिक होता है, इनके अलावा पत्ती, तने, फल और बीजों में भी होता है। अब देखेंगे कि जो स्थानांतरण होता है एब्सिसिक अम्ल का पौधे में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है, वह स्थानांतरण संवहन तंत्र में जो फ्लोएम पाया जाता है उसके द्वारा होता है और विसरण प्रोसेस या विसरण
प्रक्रिया के द्वारा होता है। स्थानांतरण राजस्विक अम्ल का पौधे में 2 तरह से होता है। पहला हो गया विसरण प्रोसेस और दूसरा क्या है, जो संवहन तंत्र में फ्लोएम पाया जाता है उसके द्वारा होता है। अब लास्ट हमारा है एथिलीन। एथिलीन यह एकमात्र ऐसा प्राकृतिक हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और यह अधिकतर पौधों में सिर्फ कब निकलता है, जब फल परिपक्वन का टाइम आता है, यानी फलों को पकने का जब समय आता है उस समय एथिलीन निकलते हैं या स्रावित होते हैं या इनका संश्लेषण होता है पौधों में। पादप में एथिलीन को हम लोग फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं, यानी फल परिपक्वन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। अब बस हम लोग एक बार और देखेंगे कि यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है एथिलीन जो प्राकृतिक रूप से किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में। इसको हम लोग फल परिपक्वन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखना है कि हमारा यहाँ पे लेसन 2 फिनिश हो गया। आप लोग कॉपी में फेयर इसको करके नोट्स तैयार करेंगे। अब इसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे लेसन नंबर 3। तब तक आप लोग इसका